नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका सीधे ही अब करण गुलेरिया के कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। और अब अनिका अपने पापा से सवाल करती है कि अगर आप व्योमा से प्यार ही नहीं करते थे तो आपने व्योमा को गोद क्यों लिया था। अनिका की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में ही उस लड़की ने आकाश के साथ क्या किया था अनिका, ये तुम नहीं जानती हो। करण की इस बात पर अब अनिका के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो अपने पापा को इंस्टिगेट करना ही चाह रही थी और वो हो भी गए थे। करण गुलेरिया के रूम में अनिका और करण दोनों ही अभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, जहां पर अनिका ने करण गुलेरिया पर व्योमा को लेकर इल्जाम लगा दिया था। करण गुलेरिया अब अनिका से कहते हैं, तुम नहीं जानती हो कि व्योमा ने आकाश को मारने की कोशिश की थी। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए करण गुलेरिया कहते हैं, तुम नहीं जानती अनिका कि आकाश से कि मेरी जिंदगी में आने से पहले ही मेरा क्या हाल हुआ था। क्योंकि जब तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी तो सच बताऊं तो मैं जीना भी नहीं चाहता था। मैं खुद भी नहीं कुछ भी नहीं करना चाहता था। तुम्हारी माँ को खोना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और खुद की जिंदगी को मैं खत्म करने का मैंने सोच लिया था। मैंने तभी एक सर्वेंट मेरे रूम में आया था ये कहते हुए कि करण गुलेरिया आपने उन दिनों के ख्यालों में ही चले जाते हैं जब वो उन्हें पहली बार आकाश को देखा था। अपने रूम में बैठे हुए करण गुलेरिया ने सर्वेंट से कहा कि बताओ क्यों आए हो, क्योंकि करण गुलेरिया उस दिन अपने आप को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनके कमरे में उनका एक पुराना नौकर आ जाता है और वो कहते हैं सर। तो इतना ही सुन के करण गुलेरिया उन्हें कहते हैं कि अब सीधे सीधे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या काम है। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब वो सर्वेंट कहता है कि करण सर, गुलेरिया हाउस की सीढ़ियों पर एक बास्केट में एक छोटा सा बच्चा है। सर्वेंट की यह बात सुनकर करण गुलेरिया हैरानी से पहले उस नौकर को देखते हैं और फिर वो उसे कह देते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया भी बाहर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया को भी खुद समझ नहीं आता कि गुलेरिया हाउस के बाहर इतना छोटा बच्चा आया कहाँ से। इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए वो भी जल्दी से गेट की तरफ भागते हैं। वो जैसे ही बाहर पहुंचे तो उन्होंने नन्हे से आकाश को देखा और फिर उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसे लेकर करण गुलेरिया अब अंदर चले गए थे कि तभी उनकी नजर आकाश के हाथ में फंसी हुई एक चिट्ठी पर जाती है, क्योंकि जो भी उस नन्हे से आकाश को वहां पर छोड़कर गया था उसके हाथों में एक चिट्ठी को फंसा दिया गया था। जब करण गुलेरिया नन्हे से आकाश के हाथ उंगलियों में उस चिट्ठी को देखते हैं तो वो एक पल के लिए तो हैरान होते हैं कि आखिर ये किसने किया होगा, लेकिन वो अभी जल्दी से अब उस चिट्ठी को अपने हाथ में लेते हैं और वो उसे पढ़ते हैं। उसमें देखकर अब वो एकदम से हैरान हो गए थे। कुछ देर तक सोचने के बाद करण गुलेरिया ने ये तय कर लिया था कि वो पेपर पर किसी के बच्चे की जिम्मेदारी पेपर पर तो वो इस बच्चे की जिम्मेदारी किसी और को देंगे। दुनिया की नज़र में कोई और ही इस बच्चे का माँ बाप होंगे, लेकिन असल में मैं ही इस बच्चे को संभाल लूँगा। करण गुलेरिया के लिए आकाश का उनकी जिंदगी में आना अच्छा साबित हुआ था। उन्हें जिंदगी का मकसद मिल गया था नन्हे से आकाश के उनकी लाइफ में आने से, क्योंकि उससे पहले उनकी जिंदगी में अब कोई भी मकसद नहीं रहा था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और उन्होंने किसी और से शादी की थी, जो सदमा करण गुलेरिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन नन्हे से आकाश के उनकी जिंदगी में आने से अब एक नया जीवन दान मिल गया था। उन्हें एक नई उम्मीद मिल गई थी कि वो इस बच्चे के सहारे ही अब अपने बाकी की जिंदगी को काटेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद ही करण गुलेरिया को भी पता चल गया था कि स्वाति मल्होत्रा को बेटी हुई है और करण अब तक अंजलि की बेटी को नहीं ढूंढ पाए थे, क्योंकि करण गुलेरिया को आकाश तो मिल गया था लेकिन अभी तक वो उसकी बेटी को ढूंढने में नाकामयाब रहे थे। करण गुलेरिया जानते थे कि गुलेरिया परिवार की एक बेटी तो है, लेकिन वो कहाँ है ये वो नहीं जानते थे कि तब तो वो ये भी नहीं जानते थे कि अनिका उन्हीं की ही बेटी है, गुलेरिया परिवार की ही बेटी है। इसलिए वो उस वक्त
अनंत आश्रम से एक बच्ची को अडॉप्ट उन्होंने कर लिया था, क्योंकि उनकी हमेशा से ही ख्वाहिश थी, क्योंकि इतने सारे बच्चों में उनके पास एक भी बेटी नहीं थी। हालांकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि अंजलि मल्होत्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। एक तो उन्हें मिल गया था, लेकिन दूसरी उनकी बेटी उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। उनके बारे में उन्हें अभी तक पता भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उस समय व्योमा को गोद लिया था, जिसका उन्होंने व्योमा नाम रखा था। और करण गुलेरिया भी सभी बच्चों की परवरिश बड़े ही प्यार से करने लगे थे। उन्होंने व्योमा को भी अपना प्यार दिया था, लेकिन जैसे जैसे अब व्योमा बड़ी होती चली जाती, पता नहीं कैसे, लेकिन उसके अंदर आकाश के लिए नफरत बढ़ती ही चली गई थी, क्योंकि वो खुद एक अटेंशन सीकर होती जा रही थी। व्योमा हमेशा यही सोचती थी कि उसे ही सबका प्यार मिलना चाहिए, बाकी किसी और बच्चे को नहीं, इसलिए ही शायद वो ऐसी होती जा रही थी। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया एक पल के लिए खामोश हो गए थे। अपने पापा को इस तरह से खामोश देखकर अब अनिका कहती है कि उसके बाद क्या हुआ था पापा? और अगर आप व्योमा से इतना ही प्यार करते थे तो क्या हुआ था ऐसा कि आपने व्योमा से अपना मुंह मोड़ लिया था? क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि जिस समय आपने व्योमा को गोद लिया था तो आप सबको बच्चों को बराबर का प्यार दे रहे थे, तो व्योमा ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे आप उन्हें उससे बात करना बंद कर दिया था? अनिका की बात को सुनकर करण गुलेरिया कुछ पल के लिए तो खामोश रहते हैं, लेकिन जब अनिका ने उन्हीं की तरफ उनके ही जवाब का इंतजार कर रही थी, जब उन्होंने अनिका के फेस की तरफ देखा तो फिर वो अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वैसे तो व्योमा ने आकाश के साथ बहुत ही कुछ किया था जो मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ था कि जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि व्योमा ने आकाश को 3rd फ्लोर पर से सीधा ही नीचे धक्का दे दिया था, जिससे वो नीचे गिर गया था। पहले मुझे लगा था कि ये एक हादसा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आकाश का खुद ही बैलेंस बिगड़ गया हो और वो गिर गया हो, लेकिन जब मैंने घर के सर्वेंट और बच्चों से पूछा था तो ओमकार ने मुझे व्योमा के बारे में बता दिया था कि ये कोई पहली बार नहीं था जब व्योमा ने ऐसा कुछ प्लान किया था। वो न जाने कितने ही वक्त से आकाश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अपने बेटे की वो हालत देखकर मैं टूट गया था, इसलिए मैंने व्योमा की जिम्मेदारी मैंने शारदा को दे दी थी, क्योंकि व्योमा की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब होती जा रही थी। इससे गुलेरिया हाउस में किसी चीज की भी कमी ना हो, और जब ये बड़ी हो जाए तब इसकी शादी करवा कर इसे विदा कर दिया जाएगा। मैंने शारदा को ये सब चीजें बोल दिया था कि बस अब इसको जल्दी से बड़ा करना है और इसकी शादी करके इसको बड़े ही अच्छे से हम विदा कर देंगे, लेकिन अब जैसे हमने इसे गोद लिया था इसी वजह से इसे गुलेरिया हाउस में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, क्या यही वजह थी जो आपने मारवा हाउस की दादी माँ के साथ एग्रीमेंट भी किया था? अनिका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया हाँ में अपना सिर हिला देते हैं कि हाँ यही वजह थी कि मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया था कि गुलेरिया परिवार की बेटी की शादी मारवा हाउस के बेटे के साथ होगी। अनिका अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि आपको पता है कि अंजलि मामी की खोई हुई बेटी कौन है और कहाँ पर है? अनिका ने अब अपने पापा से सीधा ही वो सवाल पूछ लिया था जो अब तक वो सभी से छिपा रहे थे। इवन वो ये भी नहीं चाहते थे कि अनिका और रोहित को इसके बारे में पता भी चले, लेकिन अब अनिका ने सीधे ही अपने पापा से अब ये सवाल पूछ लिया था। अनिका के सवाल का अब करण कोई जवाब तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब वो जानते थे कि अनिका ऐसे ही तो अब उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए अब अनिका के सवाल का जवाब देते हुए करण गुलेरिया कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं खुश नहीं हूँ उसके लिए। अपने पापा की बात को सुनते हुए अनिका ने कहा कि कविनालिशा ही अंजलि मामी की बेटी है ना पापा? अनिका ने अब सीधे ही अपने पापा के सामने कविनालिशा का नाम ले दिया था, क्योंकि अनिका भी जानती थी कि अगर वो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से उनकी बेटी कौन है तो हो सकता है वो उन्हें नहीं बताए, इसलिए ही अनिका ने सीधे ही कविनालिशा का नाम ले दिया था। अनिका की बातों को सुनकर तो करण फटी हुई आंखों से ही बस अनिका को ही देख रहे थे कि भला अनिका ने को इस बात के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि करण गुलेरिया ने तो अपनी सारी ही प्लानिंग बड़े ही अच्छी तरीके से की थी ताकि रोहित और अनिका इस बात की तह तक पहुंच ही ना पाए कि आखिर उनकी असली बेटी कौन है। उन्होंने तो सारे सबूतों को इस तरह से बनाया हुआ था जैसे उनको भी पूरी छानबीन के बाद ये
पता चले कि व्योमा ही अंजलि मामी की असली बेटी थी। इसलिए अब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर अनिका उस तक कैसे पहुंची। अपने पापा का ये रिएक्शन देखकर अब अनिका कहती है कि मैं नहीं जानती कि आपको कैसे पता चला, लेकिन इतना तो है कि आप बहुत पहले से ही आलिशा का सच जानते थे। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब करण गुलेरिया ने कहा कि अगर तुम्हें पता चल भी गया है तो इस बात को अनिका मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तक ही रखना। ये सुनकर अब अनिका कहती है कि पर ऐसा क्यों पापा, आप क्यों नहीं चाहते कि ये बात सबके सामने आए कि उनकी एक बेटी भी है और वो कोई नहीं बल्कि कवीना आलिशा है। अपनी बेटी को जवाब देते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं कि क्या तुम रोहित के खिलाफ जाओगी कभी? बात अगर राजमहल की होगी तो रोहित राजमहल वालों के पीछे रहेगा, क्योंकि रोहित हमेशा से ही राजमहल को ही प्रोटेक्ट करेगा। और क्या तुम चाहती हो कि तुम उसके अगेंस्ट जाओ, फिर भले ही उसके खिलाफ खुद उसकी बीवी भी क्यों ना हो? अगर यहाँ पर रोहित को चूज भी करना पड़ेगा तो वो सबसे पहले राजमहल को ही चूज करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये बगावत मत करो। अपने पापा की ये बात सुनकर तो अनिका भी एक गहरी सोच में चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं उसके पापा ये सच ही तो कह रहे थे। क्योंकि अगर रोहित को इन फ्यूचर में कभी भी ऐसे चूज करने की बात आती है तो वो अनिका की बजाय सबसे पहले राजमहल को ही चूज करेगा। अब अनिका कहती है, ठीक है पापा, जब तक आप मुझे खुद नहीं कह देते मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगी। क्योंकि अनिका भी अब इस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ गई थी। अपनी बेटी की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और अब वो अनिका को अपने गले से लगाते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा अपने पापा को समझने के लिए। हर सच बाहर आने के लिए नहीं होता है, कुछ सच ऐसे होते हैं जो वो जितना छिपे रहे उतना ही हमारी जिंदगी के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए भी अच्छे होते हैं। क्योंकि हर सच बाहर आना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर सबके सामने आ जाते हैं तो वो उनकी लाइफ में एक तूफान ला सकते हैं। अब अपने पापा के ये सबक सुनते ही अब अनिका भी कहती है कि उसे चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था पापा, जो जब आकाश से गुलेरिया हाउस के गेट पर कोई उसे छोड़कर गया था तो उसके हाथ में जो चिट्ठी थी। इस बात का जवाब देते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं कि कुछ खास नहीं, बस यही था कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब अनिका कहती है कि आपको कैसे पता चला था कि कवीना आलिशा गुलेरिया परिवार की बेटी है, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? अनिका की इस बात का जवाब देते हुए करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक वैसे ही जब मैंने तुम्हें पहली बार गौतम गुलेरिया की न्यूज में देखा था, तुम्हें देखकर ही मुझे शक हुआ था। इसलिए मैंने आकाश से कहा था कि मुझे शक है कि तुम मेरी बेटी हो और वो तुम्हारा और मेरा डीएनए टेस्ट करवाए। और दूसरा, मनाली में तुम्हारी माँ की वो छोटी सी फार्मा कंपनी जिसका नाम अनिकरण है, उसके ही आधार पर मुझे शक हो गया था कि तुम मेरी बेटी हो। इसलिए ही मैंने आकाश को तुम्हारा और मेरा डीएनए टेस्ट कराने के लिए बोल दिया था, यानी अनिका। और जब मुझे पता चला था कि उस फार्मा कंपनी का नाम अनिकरण है, यानी अनिका और करण तुम्हारी माँ के दिल के दो सबसे करीब नाम, इसीलिए ही शायद तुम्हारी माँ ने पहले से ही तुम्हारा नाम सोच रखा था और इसीलिए ही उस फार्मेसी का नाम भी अनिकरण था, जो तुम्हारे और मेरे नाम से मिलकर बना था। अपने पापा के इंटेलिजेंस के बारे में तो अनिका ने बहुत पहले ही सुन रखा था कि उसके पापा सच में ही कितना इंटेलिजेंट है, कितना ही गहरा सोचते हैं। लेकिन अब वो जान गई थी कि अगर उसके पापा कुछ छुपाना चाहेंगे तो वो ऐसे छुपाएंगे कि किसी को भी पता भी ना चले। ये सोचते हुए भी अब अनिका भी खामोश हो जाती है कि तभी उसे करण गुलेरिया की आवाज आती है कि मैं बच्चों के रूम में जा रहा हूँ। अनिका, क्या तुम भी चलना चाहोगी बच्चों के पास? अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि अभी नहीं पापा, पहले आप जाइए, मैं बाद में बच्चों से मिलती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका अब करण गुलेरिया के रूम से दरवाजे को खोलती है और अब वो बाहर निकल जाती है। तो वहीं करण गुलेरिया भी अपने मन में ही सोचते हैं कि अगर मुझे स्वाति के ख्यालों को अपने दिमाग से हटाना है तो उसे अपनी लिटिल एंजल के पास ही जाना होगा, क्योंकि करण की बेचैनी अब बढ़ती ही जा रही थी। उसे बार बार घूम फिर कर बस स्वाति मल्होत्रा के ही ख्याल आ रहे थे। जब से वो यहाँ पर कमरे में अकेले थे तब से वो बस उसी के बारे में ही सोचते जा रहे थे। इसलिए करण गुलेरिया अब डिसाइड करते हैं कि उसे थोड़ा सा समय रिया के साथ बिताना चाहिए, ताकि वो कुछ समय के लिए स्वाति मल्होत्रा की यादों से अपना पीछा छुड़ा सके, क्योंकि वो सच में बहुत ही बेचैन हो रहे थे। यही सोचते हुए ही अब करण गुलेरिया बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं
और वहां जाकर अब करण गुलेरिया बच्चों के रूम के दरवाजे को नॉक करते हैं। तो थोड़ी ही देर में जब दरवाजा खुला तो सामने आर्यन था, क्योंकि आर्यन ने दरवाजे को खोल दिया था। आर्यन को सामने देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम सब? ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब रूम के अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि रिया अपनी नानी की फोटो को लेकर कुछ कह रही थी। करण गुलेरिया पास में बने टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं और अब वो रिया की बातें सुन ही रहे थे, जो कह रही थी कि नानू आप ही बताइए ना कि मैं ब्यूटीफुल हूँ ना। रिया की बात को सुनकर अब करण हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और कहते हैं, हाँ मेरी रिया तो इस दुनिया में सबसे सुंदर है, उसकी सुंदरता के सामने सबकी सुंदरता फीकी है। और फिर रिया ने इधर उधर की बातें करना अब शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ सच होती तो कुछ झूठ होती। जहां करण गुलेरिया अब तक नन्ही रिया की हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी अपने कमरे के पास आ गई थी और फिर वो अपने रूम के दरवाजे को अब नॉक करने लगती है। थोड़ी ही देर में जब रोहित ने दरवाजा खोला तो अब अनिका जल्दी से अंदर आ गई और फिर उसने बड़े ही ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया था। अंदर आकर अब जब अनिका ने देखा तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बहुत बड़ी ही सीरियस डिस्कशन चल रहा हो, क्योंकि वहां पर अनिका को अपनी माँ और रोहित का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। अब अनिका ने रोहित से पूछा कि क्या बात हो रही है मिस्टर मारवा यहाँ पर। अनिका के इस सवाल का जवाब इससे पहले कि रोहित कुछ भी देखता तभी उसकी माँ स्वाति मल्होत्रा ने बीच में ही कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। मैं रोहित से कुछ पूछ रही थी और रोहित है कि मुझे बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी माँ की इस बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है कि बताते तो आजकल ये मुझे भी नहीं है माँ, तो आप कहाँ इनसे उम्मीद कर रही हैं। अनिका अब सीधे सीधे ही रोहित को एक टोंट दे देती है। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित को एक तेज लुक भी उसके साथ साथ देती है। स्वाति मल्होत्रा अब अनिका से कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब समय भी बहुत ही हो चुका है। ये सुनते ही अब अनिका अपनी माँ से कहती है, थोड़ी देर और रुक जाइए ना माँ प्लीज। अपनी बेटी की ये रिक्वेस्ट सुनकर अब स्वाति कहती है कि एक बार अंजलि ठीक हो जाए तो मैं दोबारा आ जाऊंगी मिलने के लिए। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अनिका को एक फोरहेड किस कर देती है, लेकिन यहाँ अनिका अपनी माँ को एक कसकर अब हक कर लेती है, क्योंकि वो भी यही सोचती है कि अब पता नहीं उसकी माँ के साथ उसे कब मिलना होगा। और अपनी माँ को एक जोर का हक करते हुए अब वो कहती है, प्लीज माँ अभी मत जाइए ना। अनिका की बात का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम अब उस ड्रग को बनाने में लग जाओ अनिका, तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि तुम ज्यादा वक्त तक अंजलि को अब रोक नहीं पाओगी, क्योंकि अंजलि को अब धीरे धीरे शायद पता चल सकता है, इसलिए इससे पहले उन्हें कुछ भी पता चले तुम्हें उसे ड्रग पर काम करना चाहिए। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर अब वो स्वाति मल्होत्रा भी रोहित और अनिका से मिलकर अब जल्दी से बाथरूम से होकर नीचे अब बेसमेंट में रखी हुई अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठ जाने के बाद अब वो गाड़ी को वहां से निकाल लेती है और फिर अपनी गुफा की तरफ रवाना हो जाती है। अनिका अपनी माँ के जाने से उदास जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल भी थी। अनिका ने अब रोहित से कहा कि मैं जा रही हूँ अब उस ड्रग को बनाने के लिए मिस्टर मारवा, मुझे उसको बनाने में समय लग सकता है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका के लिए उस ड्रग को बनाना कितना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक अनिका उस ड्रग को नहीं बनाएगी तब तक शायद अंजलि मामी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए रोहित भी उसकी इस बात में हामी भरता है। वहीं अब तक अनिका जल्दी से अब अपने बाथरूम से होकर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है और वहां से वो अब लैब की तरफ जाने लगती है। अनिका जब वहाँ लैब में जाती है तो अनिका ने देखा कि अंजलि मामी अभी एनी से बात कर रही थी। अंजलि मामी अब अपने पूरे होश में थी। अनिका अब उसके पास जाती है और फिर उसकी रिपोर्ट को देखकर जाने ही वाली थी कि तभी अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, मुझे कितना वक्त और लगेगा यहाँ पर अनिका। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अनिका ने अंजलि मामी से कहा, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप ज़्यादा वक्त तक ऐसे नहीं रहेंगी। अनिका सीधे ही यहाँ पर जब इस कमरे में आई थी तो उन्होंने देखा था कि अंजलि मामी एनी से बात कर रही है, इसलिए अनिका ने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और वो सीधा ही उनकी रिपोर्ट को देखकर यहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके चेहरे से या किसी भी चीज़ से अंजलि मामी को उन पर किसी भी तरह का शक हो। लेकिन इससे पहले अनिका उस रिपोर्ट को लेकर वहाँ से निकलती तब तक अंजलि मामी ने अनिका को टोकते हुए पूछ लिया था कि मुझे अब और कितना समय लगेगा। लेकिन अनिका ने भी बड़ी ही चालाकी से
अब उन्हें एक विश्वास दिलाया कि उन्हें ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं रखना पड़ेगा। ये कहते हुए अब अनिका भी अंजलि मामी के वार्ड से बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे अब एनी भी बाहर आ जाती है, क्योंकि एनी जानती थी कि शायद अब अनिका मैडम को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एनी के बाहर आने के बाद अब अनिका एनी से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी एनी, मुझे इस काम में तुम्हारी हेल्प चाहिए। और फिर वो अब जॉन से भी कहती है कि मैं लैब को दोबारा से टर्न ऑन कर रही हूँ, तुम ध्यान देना कि यहाँ पर कोई भी ना आने पाए। अनिका की ये बात सुनकर अब जॉन कहता है कि ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि किसी को भी यहाँ पर इस लैब के होने के बारे में पता ना हो। अनिका अब उस स्टैचू के पास जाती है और फिर अब वो उस बटन को प्रेस कर देती है। थोड़ी ही देर में ये रूम पहले जैसा ही हो गया था। अब यहाँ पर अनिका ने अपना मास्क पहन लिया था और फिर वो उस ड्रग को बनाने के लिए उस लैब के अंदर चली जाती है। इससे पहले कि अपनी माँ से वो सारी चीज़ें ही ले आई थी, क्योंकि जब स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर आई थी तो उस ड्रग को बनाने के लिए उसे जो जो चीज़ें चाहिए थे वो अनिका ने उस पंछी के जरिए अपनी माँ को पहले से ही संदेश भेज दिया था। और वो उसकी माँ जब यहाँ पर आई थी तो अंजलि मल्होत्रा को देखने के लिए, तो वो ये सारी चीज़ें पहले से ही ले आई थी। यानी का पूरे ही कंसंट्रेशन के साथ अब अपना काम करने के लिए लग जाती है और फिर वो उस ड्रग को बनाने की प्रोसेस शुरू कर देती है। अनिका अपने काम में अब इतना खो गई थी कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ था। इधर अपने रूम में बैठा हुआ रोहित अभी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक बात याद आई। रोहित ने अब जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और अपने फ़ोन को उठाने के बाद अब उसने एक नंबर डायल किया। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि चिराग का था। चिराग का फ़ोन लगा देने के बाद कुछ ही देर बाद जब चिराग ने फ़ोन उठाया तो रोहित ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके तुम और अब्दुल मेरे कमरे में अभी के अभी आओ। रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है क्या कुछ ज़रूरी है क्या सर? तभी रोहित कहता है हाँ, इसलिए तो तुम दोनों को बुला रहा हूँ, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आओ। रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग ने कहा कि ओके बॉस। ये सुनते ही रोहित ने अब अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था और अब वो उन दोनों के ही आने का वहाँ पर वेट करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद जब रोहित के रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ तो रोहित समझ जाता है कि ज़रूर दरवाजे पर चिराग और अब्दुल ही होंगे, क्योंकि उसने ही उन्हें बुलाया था। इसलिए रोहित अब जल्दी से उस दरवाजे के पास गया और उसे खोलते हुए अब रोहित कहता है कि जल्दी से अंदर आ जाओ। रोहित की ये बात सुनकर अब चिराग और अब्दुल दोनों ही अब अंदर आ जाते हैं और फिर अब अब्दुल दरवाजे को बंद कर देता है। रोहित अब चिराग से पूछता है कि हमारी मेहमान वहाँ पर ठीक तो है ना? रोहित के मुंह से ये मेहमान की बात सुनकर अब वहाँ पर चिराग भी जवाब देते हुए कहता है यस बॉस, जैसा आपने बोला था हम बिल्कुल उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ठीक है और उन्हें भला क्या ही परेशानी हो सकती है क्योंकि वो अब हमारे पास जो हैं। ये कहते हुए ही अब चिराग के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर शायद उन्होंने किसी को बंदी बनाया हुआ था। रोहित अब चिराग की इस डेविल स्माइल को सुनकर अब रोहित चिराग से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, जब तक वो हमें सब कुछ सच सच नहीं बता देती और अपने ग्रुप के सारे ही मेंबर्स का नाम नहीं बता देती, उसे तब तक ऐसे ही रखना, उसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि वो दिखने में थोड़ी सी शरीफ भले ही है लेकिन वो बहुत ही चालाक है। उसे हल्के में लेकर कोई भी गलती मत कर देना। उसका दिमाग बहुत ही चलता है, वो उसके पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग है। अपने बॉस की ये सारी ही बात सुनकर अब चिराग कहता है बॉस क्या अब हमें अनिका मैडम को उनके बारे में बता सकते हैं? सर क्या आप उसके बारे में अनिका मैडम को बताएंगे या हमें उन्हें उसके बारे में बता देना चाहिए? क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमें अनिका मैडम को भी अब उसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। चिराग के इस सवाल पर अब रोहित जवाब देता है कि चिराग अभी नहीं, अनिका को मैं खुद ही सच बताऊंगा कि बस एक बार अंजलि मामी पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं सब कुछ अनिका को सच सच बता दूंगा। रोहित की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है कि सर हमारे आदमियों ने उस बिल्डिंग पर और राजमहल दोनों ही जगह पर अपनी नज़र बनाए हुए है। वहाँ पर अब किसी भी तरह का कोई भी सस्पिशियस नहीं हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसा सस्पिशियस मिलता भी है तो वो हमें जल्द से जल्द उसके बारे में बता देंगे, क्योंकि हमारे आदमी अब दोनों ही जगह पर पूरी तरह से तैनात है। किसी भी तरह का वहाँ पे उन्हें कुछ भी अनुभव होगा तो वो हमें जल्द ही उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। ये कहते हुए ही अब चिराग ने कहा कि किंग वहाँ बड़ी रानी के भाई
बड़ी रानी के भाई अकेले ही हैं उस राजमहल में, तो किंग आपको क्या लगता है कि क्या राजमहल पर अभी जो अटैक हुआ था क्या वो उसके बारे में जानते हैं? चिराग की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि एक काम करो, बड़ी रानी के भाई पर अपनी नजर बना कर रखो। अगर वो गिल्टी हुए तो वो कुछ तो ऐसा करेंगे जो हमारी नजरों में आ जाएगा, क्योंकि हम किसी के ऊपर भी अब विश्वास नहीं कर सकते। और अगर वो राजमहल में अकेले हैं तो अभी उन्हें राजमहल में अकेले ही रहने दो, उन्हें यहाँ पर लाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी अच्छी तरह से देखनी है। हम उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि चिराग के मन में भी यही सारी बातें चल रही थी, इसलिए ही उसने रोहित से एक बार इसके बारे में कंफर्म करना बेटर समझा। रोहित की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है कि किंग अगर आप कहें तो क्या हम फिर से उनसे पूछें? चिराग के इस सवाल का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है अभी नहीं, अभी के लिए तो थोड़ी समय के लिए तुम रुक जाओ। और वैसे भी वो अभी कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। वो अभी कुछ अपना मुंह नहीं खोलने वाली। हमें उसे अगर कुछ निकलवाना है तो हमें कोई और ही रास्ता उसके लिए अपनाना होगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो वो झुकने वाली नहीं है और ना ही वो कुछ बताने वाली है। उसके लिए हमें कुछ और ही सॉल्यूशन निकालना होगा, या फिर एक काम करो कि ब्लैक कैट ही इसमें हमारी हेल्प कर सकती है। उसके लिए हमें ब्लैक कैट का हमारे साथ आने के लिए वेट करना होगा, जो अभी बिजी है। रोहित की ये बात सुनकर अब चिराग और अब्दुल भी अब हंसने लगते हैं कि अगर ब्लैक कैट ने उसका इंटेरोगेशन किया तो उसका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि अनिका जिस तरह से अपने काम को करती थी वो अब तक अब्दुल और चिराग की आंखों से नहीं छिपा था। वो उसके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। रोहित इसलिए वो दोनों ही अब उसके बारे में सोच सोच कर अब हंसने लग जाते हैं। रोहित अब चिराग और अब्दुल से कहता है अभी के लिए तुम दोनों यहाँ से जाओ और ध्यान से जाना कि कहीं तुम दोनों को यहाँ से निकलते हुए कोई देख ना ले। रोहित की ये बात सुनकर अब चिराग और अब्दुल भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, और फिर वो दोनों कुछ ही देर में रूम के दरवाजे को खोलकर अब वो उस रूम से बड़े ही ध्यान से चले जाते हैं। और यहाँ रोहित भी अभी यही सोच रहा था कि अब शायद उसे अनिका को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि शायद अब समय आ गया है कि अनिका को अब हर एक बात का पता होना चाहिए, क्योंकि उसे भी हर चीज का पता होना उसका अब अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ अनिका अब तक अपनी लैब में अपने काम में इतना बिजी हो गई थी कि ना उसे दिन का पता चलता था और ना ही रात का। अनिका ने दिन और रात एक कर दिया था। इस ड्रग को बनाने के लिए वो बड़ी ही बिजी शेड्यूल के साथ इस काम को करने में लगी हुई थी। इधर एनी उस काम में बड़े ही अच्छे से ध्यान दे रही थी। अनिका को जिस भी चीज की उस ड्रग को बनाने के लिए जरूरत पड़ रही थी, एनी उसे हर वो चीज प्रोवाइड करवा रही थी। रोहित ने भी बहुत बार अनिका के पास उस लैब में जाने की कोशिश की थी। हालांकि रोहित का मन करता था कि वो एटलीस्ट एक बार तो अनिका को देख ही ले, लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका के लिए अब इस ड्रग को बनाना कितना ही जरूरी है। और वो अनिका को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि अनिका अपनी पूरी लगन से अपने पूरे ध्यान से इस काम को करे। इसलिए वो अनिका को खाना भिजवाने के बहाने लैब तक जाता तो था, लेकिन वो लैब से ही बाहर से ही अनिका को देखकर ही और जॉन को उसका खाना पहुंचाकर अंदर पहुंचाकर और वो वहीं से ही वापस आ जाता था। हालांकि इन दिनों में जब तक अनिका उस ड्रग को बनाने का काम कर रही थी, रोहित ने भी अनिका को बहुत ही मिस किया था। लेकिन अब रोहित के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो उसकी लगन को, उसकी डेडिकेशन को अच्छी तरह से जानता था। और वो ड्रग अनिका के लिए बनाना कितना जरूरी था वो इस बात को भी अच्छे से समझता था, क्योंकि अंजलि मामी को इससे पहले कुछ भी पता चले वो उसके लिए उस ड्रग को तैयार होता हुआ देखना चाहता था। रोहित जहां एक तरफ अपना सेक्रीफाई कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनिका भी पूरी लगन से उस ड्रग को बनाने में लगी हुई थी। ना उसे दिन का पता था और ना ही रात का पता था। देखते ही देखते 5 से 6 दिन कैसे गुजर गए ये किसी को भी पता नहीं चला। और अनिका अब बस अपने लास्ट स्टेज पर ही थी उस ड्रग को बनाने के लिए। अनिका को 5 से 6 दिन हो गए थे दिन रात इसी तरह से अपना काम करते हुए। हालांकि एनी ने बीच बीच में अनिका को कई बार बोला कि आप एटलीस्ट 1 या 2 घंटे का तो रेस्ट ले लीजिए, तब तक आप मुझे इन्फॉर्म कर दिए, मैं इस काम को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अनिका किसी भी तरह का किसी भी चीज का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी।
हालांकि अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि एनी को अगर वो अच्छी तरह से इन्फॉर्म करेगी तो एनी पूरी तरह से ही उस काम को अच्छे से करेगी, क्योंकि एनी खुद एक रोबोट थी और रोबोट हर इंस्ट्रक्शन को अच्छे से मानते हैं। लेकिन अनिका इस काम को खुद ही करना चाहती थी, वो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एनी और अनिका जब दोनों इस ड्रग को बनाने के लिए अभी लास्ट स्टेज पर ही थे, तभी एनी अब अनिका से कहती है, मैडम इज ऑलमोस्ट डन। एनी की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ बस काम हो ही गया है। ये कहते हुए ही अनिका उस ड्रग के लिक्विड को एक छोटी सी बोतल में डाल रही थी और 2 बोतलों में डालने के बाद अब अनिका ने एनी से कहा कि बाकी को इन बोतलों में डाल देना, क्योंकि अनिका अब उसे ड्रग को पूरी तरह से बना चुकी थी और अब उसने उसे उन बोतलों में डालना शुरू कर दिया था। साथ के साथ एनी भी अब उसे ड्रग को डालने में अनिका की हेल्प कर रही थी। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी कहती है कि ओके मैडम। ये कहते हुए ही अब एनी अपने काम में फिर से लग जाती है और यहाँ अनिका अंजलि मामी के पास जाकर अब अंजलि मामी से कहती है कि अब आप कैसी हैं मामी, आपकी तबीयत कैसी है, अब आपको कैसा फील हो रहा है। अनिका की बात का जवाब देते हुए अब अंजलि मामी कहती है कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ बेटा, बस मुझे ये बताओ कि ये सब निकलेगा कैसे।